हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करेंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो ये हमारे अवतार सीरीज का चौथा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, एटम। ठीक है, इसके पहले हमने डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन कर लिया है, यूनिट एंड डायमेंशन कर लिया है और मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। ठीक है, तीनों हमने कितने में किया था? 25 मिनट्स में हमने तीनों किए हैं। ठीक है, हर चैप्टर 25 मिनट में इस सीरीज में मैं कराता हूँ और शाम को रात में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ, इस सेशन में जितने फॉर्मूले बताता हूँ उसी का यूज़ करके रात में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ। सारे एनसीईआरटी, सारे नीट के पीवाईक्यू और लगभग 20 से 30 जे मेंस के पीवाईक्यू में करा देता हूँ ताकि कहीं से कुछ छूटे ना और इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा एटम वाला चैप्टर है। देखने में छोटा लगेगा लेकिन बड़ा है, क्योंकि यही सेम चैप्टर आपका केमिस्ट्री में भी है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ये अगर इसको अच्छे से पढ़ लिया तो मतलब केमिस्ट्री में बस थियरी रह जाएगी, थियरी बस रटना होगा, बाकी सारा चीज़ यहीं कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो ताकि वो वाला चैप्टर बहुत ईजिली हो जाए। ठीक है, चलो। तो थियरी के लिए मैं अभी देखो, थियरी नहीं है इसमें, बस फार्मूले हैं और कुछ कुछ थियरी है जो बेसिक, और सारे जो थियरी हैं उसके मैं पीडीएफ में हाईलाइट करके भी दूंगा, उसको अलग से दूंगा या इसी में अटैच कर दूंगा, इसी पीडीएफ में अटैच कर दूंगा बाद में, और पीडीएफ सेंड करूँगा तो उससे पढ़ना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। उसने बताया था कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल से आज जो तुम बम्बार्ड करोगे, कुछ भी करोगे, वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं 1/sin⁴ θ/2 और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं थिकनेस के। यानी थिकनेस पूछेगा तो n1/n2 नंबर ऑफ 1 अपॉन नंबर ऑफ 2 इज इक्वल टू T1/T2, यानी थिकनेस ऑफ 1 अपॉन थिकनेस ऑफ 2। क्वेश्चन में दिया होगा, ग्राफ बनाओगे, एन यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल क्या आ रहा है? थीटा आ रहा है ना, तो यूनिवर्सली बना लो इसको, ग्राफ हमारा ये हो जाएगा। ठीक, रदरफोर्ड की लिमिटेशंस क्या थी कि वो फेल हो गया, स्टेबिलिटी नहीं बता पाया वो। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, रदरफोर्ड ने बताया कि जो स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूस होता है, लेकिन ऐसी नहीं होता है। जो स्पेक्ट्रम होता है हमारा, लाइन स्पेक्ट्रम होता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं होता है, लाइन स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, चलो। मोमेंटम मैंने उस दिन भी बताया था, h/λ होता है, इसको लिख सकते हैं h/, नहीं, मोमेंटम इक्वल टू होता है h/λ। मोमेंटम को m में भी लिख सकते हैं, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अभी देखना है, यहाँ पे इम्पैक्ट पैरामीटर आएगा जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। अगर बी का वैल्यू 22.75 फर्मी आ गया, इसका मतलब ये होता है, एम्स वगैरह का थियोरेटिकल है, इसका मतलब ये होता है कि जो न्यूक्लियर फोर्स होगा वो एक्ट नहीं करेगा, न्यूक्लियर फोर्स काम नहीं करेगा, केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन वहाँ पे एक्ट करेगा। ठीक, इम्पैक्ट पैरामीटर देखो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस से। मान लो यहाँ से कोई पार्टिकल आया ऐसे और ऐसे डेविएट कर गया थीटा एंगल पे, तो जहाँ से डेविएट किया उससे न्यूक्लियस की दूरी जो बी होती है उसी को बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। उसका फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल टू ZE² /4πε0 k α cos θ/2। लेकिन इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? cos θ/2 होता है, बस इतना याद रखना, cos θ/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर बी जीरो हो गया, अगर बी को जीरो करना है तो थीटा को 180 डिग्री होना पड़ेगा। ठीक है, cos θ/2 180 डिग्री होना पड़ेगा, तभी थीटा को ऐसे 180 डिग्री करोगे तो बी हमारा अपने आप जीरो हो जाएगा। ठीक है, केस 2 क्या होता है? पहले देखो केस 1, अगर बी जीरो होगा सॉरी, अगर बी जीरो होगा तो वर्क एनर्जी थ्योरम से तुम निकाल सकते हो कि काइनेटिक जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ पे लिखेंगे हाफ mv0² इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? k(q1q2/r0। यहाँ से सॉल्व कर दो इसको, हाफ mv0² इक्वल टू k Z1Z2 E²/r0। Z क्या है हमारा? एटॉमिक नंबर है, और r0 हमारा क्या है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पूछेगा तो r0 का वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे, और अगर ये वेलोसिटी वगैरह पूछेगा तो v0 निकाल देंगे, और जेड पूछेगा तो एटॉमिक नंबर दिया होता है वैसे वहाँ पे। तो ये फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लेना, हाफ mv0² इक्वल टू k Z1Z2 E²/r0। ये याद करो, बस क्यू की जगह क्या रख दो? Z1E, Q2 की जगह क्या रख दो? Z2E, वही लिखा है Z1Z2 E² हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देखोगे कि r0 इधर भेजोगे तो r0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? Z1Z2 हो जाएगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाफ 1/mv² हो जाएगा। यानी कि जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एटॉमिक नंबर हो जाएगा, और यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू mv² हो जाएगा। यहीं से आया, r0 को इधर करोगे mv0 इधर आ जाएगा, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देखो, बोहर का मॉडल आया,
बोहर का मॉडल हमेशा देखना अप्लीकेबल होता है ओनली वन इलेक्ट्रॉन स्पेसिस के लिए। जैसे हाइड्रोजन एटम है, एक इलेक्ट्रॉन है, He+ है, तो हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक प्लस है तो एक माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा ना। तो केवल 1 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस में ही बोहर का मॉडल लगता है, ठीक है। बोहर का पहला पॉस्टुलेट यह था कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है सर्कुलर में, इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे सर्कुलर में मूव करता है विदाउट एमिटिंग एनर्जी, एनर्जी नहीं रेडिएट करता है, एनर्जी रेडिएट करेगा तो जाके खत्म हो जाएगा। वो पहले किसने दिया था, उसको सही किया था बोहर ने। तो जब ऐसे मूव करेगा, ऐसे जब सर्कुलर मूव करेगा तो यहाँ पे कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा और वो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा। तो सॉल्व कर दो, kZe² अपॉन r² इज इक्वल टू mv² अपॉन r²। एक क्षण रुक जाओ, हाँ ठीक है, देखो kZe² अपॉन r², वही तो लिखा ना, kZe² अपॉन r², अभी ऊपर बताया हूँ इसको, इज इक्वल टू mv² अपॉन r। यहाँ से सॉल्व कर दोगे, r से r कट जाएगा तो हो जाएगा kZe² इज इक्वल टू mv² r। ये पहला पॉस्टुलेट है। दूसरा पॉस्टुलेट होता है उसका कि L इक्वल टू mvr, कहता है कि एंगुलर मोमेंटम अगर कोई रिवॉल्व कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम प्रोसेस करेगा NH/2π के इंटीग्रल में। ये दूसरा पॉस्टुलेट होता है। तो वही लिखा है एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू mvr इक्वल टू NH/2π। इसको लिख देता हूँ, ये हमारा है एंगुलर मोमेंटम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक पॉस्टुलेट और होता है, तीसरा पॉस्टुलेट भी बताता हूँ आगे उसको। ये देखो, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगाइल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस टू फॉर्म द स्टेशनरी वेव। डी ब्रोगेल के हिसाब से कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करता है तो स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन करता है और फॉर्मूला हो जाता है 2πrn इक्वल टू n लेमडा। अगर ऐसे मान लो घूम रहा है तो कितना सरकमफ्रेंस, जितना सरकमफ्रेंस होगा उसका 2πrn n ऑर्बिट में, वो n लेमडा के बराबर होगा। तो लेमडा इक्वल टू h/m भी होता है, अभी ऊपर बताया हूँ। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके ये लिख देंगे और ये ग्राफ हमारा हो जाएगा मोमेंटम और लेमडा का। उस दिन भी बताया था कि लेमडा मोमेंट यहाँ कुछ भी रहे, एनर्जी वगैरह कुछ भी रहेगा तो वही सेम ग्राफ आएगा, ठीक है ना। बोहर का फ्रीक्वेंसी कंडीशन ये कहता है कि कोई भी चीज़ अगर हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आती है, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आती है तो चेंज इन एनर्जी होता है। मतलब हायर से लोअर में आएगी तो एनर्जी कुछ एमिट करेगी, तो वही जो चेंज इन एनर्जी होता है क्या होता है, एचम्यू होता है, E2 - E1 एचम्यू। ये होता है थर्ड पॉस्टुलेट बोहर का, ठीक है ना। और इससे एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो रेडियस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। ये याद कर लो, बहुत ज़रूरी है, हर जगह काम आएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा है। रेडियस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होगा, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, ठीक है। अगर कहीं पे तुमको एरिया, मतलब अगर सरकमफ्रेंस में वो ऐसे ट्रेवल कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो कितना एरिया कवर करेगा अपॉन कितना ऑर्बिटल नंबर है, उसका अगर ग्राफ पूछेगा, जे मेंस में पूछा तो ये ग्राफ बनता है log a अपॉन n, ये ग्राफ बनेगा, ठीक है, यानी mx+c वाला ग्राफ बनेगा। इसको देख लेना एक बार, ठीक है। आगे आओ, देखो रेडियस का जो फॉर्मूला होता है, एक्चुअल फॉर्मूला जो होता है ε0 h² अपॉन पाई m² n² होता है। लेकिन इतना याद करने की हमको जरूरत नहीं होती है, बहुत लेन नहीं होता। बस इतना याद रखो कि रेडियस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया यहाँ से क्या हो जाएगा, n² हो जाएगा। रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/z। और इसको सब प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो क्या आ जाएगा, 0.53 आ जाएगा। तो रेडियस इक्वल टू हो गया 0.53 n²/z, एंगस्ट्रॉम हो गया। अगर वहीं पे एरिया पूछे तो हमको मालूम है एरिया इक्वल टू क्या होता है, πr² होता है ना। एरिया है डायरेक्टली प्लस टू r², तो r² हो गए थे, r का स्क्वायर कर दो। एरिया पूछेगा तो डायरेक्टली प्लस टू n⁴ अपन z²। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है E² अपॉन 2ε0 z/n। इसको भी देख लेना एक बार अच्छे से, ठीक है। एक फॉर्मूला और होता है वेलोसिटी का, NH/2πrn, ये भी देख लेना। अगर कहीं पे n का वैल्यू दिया हो तुमको और 2πr यानी कि सरकमफ्रेंस दिया हो तो वहाँ से भी वेलोसिटी निकाल सकते हो। और वेलोसिटी का सबसे सिंपल फार्मूला, अगर तुमको ये नहीं लगाना 1/λ वगैरह, ये जो बड़ा वाला फार्मूला होता है n1² - 1/n2², ये नहीं लगाना है, तो वेलोसिटी का सिंपल सा फार्मूला होता है 2.16 × 10⁶ z/n। इसको 2.2 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 10⁶ z/n, इतना होता है वेलोसिटी, डायरेक्ट आंसर आएगा। तो यहाँ तुमको दिख रहा होगा कि वेलोसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z/n है। रेडियस क्या था, n²/z के प्रोपोर्शनल था, वेलोसिटी हो गया z/n के, ठीक है। सॉरी, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पूछेगा तो वेलोसिटी इन nth ऑर्बिटल अपॉन 2πrn, यानी कि वेलोसिटी इन nth ऑर्बिटल अपॉन सरकमफ्रेंस कर देना। ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है। कभी कभी पूछता है ये, इसका ज़्यादातर यूज़ तुम्हारे केमिस्ट्री वाले में आएगा, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री वाला भी सोच लो, इसके साथ तुम्हारा तैयार हुआ, 2 चैप्टर तुम तैयार कर रहे हो, बस थियरी बचेगी केमिस्ट्री में भी इसके बाद, ठीक है। चलो
अब देखो टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है 2 पाई r/b। आर क्या डायरेक्टली आर क्या था एन स्क्वायर बाई जेड के प्रोपोर्शनल था। वेलोसिटी था एन बाई जेड, जेड बाई एन के वेलोसिटी प्रोपोर्शनल था। यहाँ देखो जेड क्या है, वेलोसिटी क्या है, जेड बाई एन के प्रोपोर्शनल है। तो जेड बाई एन हमने कर दिया, इसको सॉल्व किया तो टाइम पीरियड डायरेक्टली टू क्या आ गया एन क्यू बाई जेड स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड उल्टा होता है तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा जेड स्क्वायर अपन एन क्यूब। देखो टाइम पीरियड उल्टा होता है ना, फ्रीक्वेंसी जेड स्क्वायर अपन एन क्यूब हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी जो होगा हमारे पास वही करंट का भी होगा, करंट का जो होगा वही हमारा एवरेज स्पीड का, यानी फ्रीक्वेंसी, करंट, एवरेज स्पीड और रेगुलर स्पीड चारों का क्या होता है जेड स्क्वायर अपन क्यूब। आई इक्वल टू क्या होता है क्यू अपन टी। तो यहाँ पर भी आई जो इनवर्सली बस टू टाइम पीरियड है, जिसकी वजह से फिर ये जेड स्क्वायर अपन एन क्यूब हो गया, यानी चारों का जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब होता है। मैग्नेटिक फील्ड का याद रखना जेड क्यूब अपन एन पे पावर 5 होता है, इसको याद करना होता है, ठीक है। ये कहाँ से आएगा, या तो फॉर्मूला लगा के खूब ज़्यादा सॉल्व करो, या तो मैंने सारे केसेस लिखवा जितने पॉसिबल केसेस हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा जेड क्यू अपन एन टू द पावर 5। जेड क्या है भैया, इसमें जेड हमारा एटॉमिक नंबर होता है ना, जेड एटॉमिक नंबर होता है, इतना ध्यान रखना। जेड जो होता है हमारे पास एटॉमिक नंबर है, ठीक। और एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है, ना जेड वगैरह पे एटॉमिक नंबर पे डिपेंड नहीं करता है, बस ऑर्बिट के नंबर पे डिपेंड करता है डायरेक्टली, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखो एम ई टू द पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर। याद करने की जरूरत नहीं, बताता हूँ क्यों। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है माइनस में होता है एम ई पावर 4 अपन 4 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर जेड स्क्वायर अपन स्क्वायर। टोटल एनर्जी देख लो ये होता है। बस देखो डिफरेंस क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी प्लस में है वही टोटल एनर्जी है लेकिन माइनस में है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस में टोटल एनर्जी, ठीक है। जो तुम्हारा टोटल एनर्जी है, जो तुम्हारा टोटल एनर्जी है देखो उसका 2 गुना क्या है पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा 2 टाइम्स टोटल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स टोटल एनर्जी हो जाएगा। तो केवल एक याद कर लो, ये ऊपर वाला अगर याद कर लोगे तो वहाँ से सारा लिख दो। पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा तो पहले काइनेटिक से टोटल निकाल दो, प्लस माइनस में कर दो इसको, और पोटेंशियल पूछेगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बस इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी, तो ये हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस में आता है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस में, टोटल एनर्जी माइनस में। इतना समझ में आ गया। अगर बार लगा दो कि बार का मतलब होता है सब कुछ पॉजिटिव में, ठीक। ये जो एम ई पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर होता है इसको बोलते हैं रिडवर्क कांस्टेंट। इसका वैल्यू होता है 1.09 × 10⁻⁷। इसको लिख सकते हो 1.1 × 10⁻⁷, कोई दिक्कत नहीं है। ये सॉल्व करने में क्वेश्चन तुमको आसानी करेगा, ठीक है। तो इतने का वैल्यू इतना होता है, लेकिन उतना कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, अभी बताता हूँ क्यों। तो देखो आर एस सी तुमसे पूछ सकता है, आर एस सी का वैल्यू क्या होता है, तो आर इंटू एस सी का वैल्यू होता है एनर्जी ऑफ 1 रिडवर्क। इसका मतलब होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। अब देखो एनर्जी का जो एनर्जी होता है वो डायरेक्टली क्या होता है -13.6 जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में पूछेगा तो -13.6 जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर लगा देंगे। जूल पर एटम में पूछेगा तो 2.18 × 10⁻⁸ जेड स्क्वायर अपन स्क्वायर होगा, माइनस में होगा, और 2.18 को 2.2 लिख सकते हो। वेलोसिटी हमारे पास क्या आया था, वेलोसिटी का भी देख लो, वेलोसिटी मैंने भी ऊपर बताया ना, यहाँ पे देखो वेलोसिटी का आया था 2.2 × 10⁻6 प्लस में, इसका आ गया माइनस में 2.2 × 10⁻−18 जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर। या तो खूब लेंदी मेथड 5 मिनट में सॉल्व करो, या तो बस दोनों को याद रखो। बेसिक इसी से क्वेश्चन आता है, कभी कभी इससे भी पूछ लेता है जूल पर एटम में, ठीक है। जो निगेटिव साइन है वो इंडिकेट करता है कि जो इलेक्ट्रॉन हमारा बाउंडेड है, ठीक है। और हमेशा देखना एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, यहाँ से जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर हो गया। अगर बाइंडिंग एनर्जी पूछे, वो तो हमारा एनर्जी था, अगर बाइंडिंग एनर्जी पूछे तो आंसर को पॉजिटिव में देना है, क्योंकि वो टोटल एनर्जी जितना आएगा उसको टोटल एनर्जी किस में आता है माइनस में आता है, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी क्या आएगा पॉजिटिव में आएगा, ठीक। अगर देखो कहीं पर भी क्वेश्चन में जीएमएन का क्वेश्चन था, कहीं अगर यू इक्वल टू ए आर स्क्वायर दिया है तो रेडियस जो है यहाँ पे एन स्क्वायर अपन जेड नहीं होगा, ठीक है। रेडियस क्या हो जाएगा एन पे पावर 1/2 हो जाएगा, इसको ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। रेडियस एन पे पावर 1/2 हो जाएगा और यू इक्वल टू ए आर स्क्वायर, ठीक है। देखो मैंने वेलोसिटी का बता दिया 2.2 × 10 पावर कुछ 6 वगैरह होता है ना। यहाँ पे एनर्जी भी बता दिया मैंने कितना होता है, माइनस में 2.2 × 10 पावर -18 होगा। फ्रीक्वेंसी अगर तुमसे पूछा तो 3.3 × 10 पावर 15 इनिशियल का स्क्वायर माइनस एन फाइनल का स्क्वायर। लेमडा पूछे तो 1.1 × 10 पावर 7 इनिशियल का स्क्वायर फाइनल का स्क्वायर। एनर्जी पूछे 2.2 × 10 पावर -18 अभी बताया हूँ। यहाँ पे माइनस मत लगाना, यहाँ पे माइनस मत लगाना, ठीक है। माइनस कब लगाओगे, जब बस सिंपल सा दिया हो -2.2 × 10⁻18 जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर, जब केवल एक ही ऑर्बिट हो तो वहाँ पे डायरेक्ट माइनस करके लगा सकते हो, ठीक है। सॉरी।
तो माइनस करके लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी तुम्हारा माइनस है, क्योंकि N1 क्या होता है, छोटा लगभग होता है, N2 लगभग क्या होता है, बड़ा होता है, N2 से N1 में आता है ना, तो ऑलरेडी आंसर ये माइनस में जाएगा, तो माइनस मत लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे N2 माइनस N1 क्या हो जाएगा, 13.6 जेड स्क्वायर, 1 अपॉन एन इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन फाइनल का स्क्वायर। तो बस ये 4-5 फॉर्मूले थे बेसिक, इसी से तुम्हारा एटॉमिक स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो तुम्हारा केमिस्ट्री का है, समझ लो 2 चैप्टर की तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से करना, अच्छे से फॉर्मूले याद करना। 50 मिनट का काम कर रहे हो, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3.3 × 10⁻15, लेमडा वेवलेंथ इक्वल टू हो जाएगा 1.1 × 10⁻7, एनर्जी 2.2 × 10⁻18, और यहाँ पे 13.6 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब पहले वेलोसिटी का बता ही चुका हूँ मैं, वेलोसिटी का कितना होता है, बस उसको पुट करना है। वेलोसिटी पूछे तो वेलोसिटी का फॉर्मूला पुट करो, फ्रीक्वेंसी का, लेमडा का, एनर्जी का, और ये 13.6 जेड स्क्वायर, ठीक है। आयनेशन एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, आयनेशन एनर्जी जब भी पूछेगा तो N1 को 1 रखना, N2 को इनफाइनाइट रखना। सेपरेशन एनर्जी अगर पूछेगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में या कुछ भी पूछे, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है N1 = 2, तो N1 को रखना 2, 3, 4, N2 को रखना इनफाइनाइट, जो भी पूछे। मान लो सेकंड एक्साइटेड पूछे तो 3 रख देना N1 का वैल्यू, ठीक है। एक्साइटेशन एनर्जी अगर पूछेगा तो N1 को रखना 1, N2 को रखना 2, 3, 4, 5, इतना याद रखना। और सारे का सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ये भी तुम्हारे केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम आएगा, सारे पॉजिटिव होते हैं। आयनेशन एनर्जी का भी पूछेगा तो टोटल एनर्जी को पॉजिटिव कर देना, इसका मतलब होता है बाइंडिंग एनर्जी ही पूछ रहा है, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी ही पूछ रहा है, ठीक है। ओमेगा मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम एंगुलर स्पीड, अगर मैक्सिमम एंगुलर स्पीड पूछेगा तो क्या होगा, 4 × 10⁻16 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। इसको डायरेक्टली तुम याद रख सकते हो, इसको डायरेक्टली याद रख सकते हो, क्योंकि अगर वहाँ पे सॉल्व करो तो लेंदी तुमको थोड़ा सा पड़ेगा, तो इसको डायरेक्टली तुम याद भी कर सकते हो कि ओमेगा मैक्सिमम जो होता है 4 × 10⁻16 रेडियन पर सेकेंड होता है। करना होगा तो करना, नहीं तो वहाँ पे सॉल्व भी कर सकते हो, नहीं याद होगा तो, ठीक। आगे देखते हैं। अभी तक तो हमारा बस ऐसे देखो, मास ऑफ बस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, लेकिन अगर न्यूक्लियस भी रिवॉल्व करने लगे तो उस टाइम मास जो होता है म्यू में कन्वर्ट हो रहा था, रिड्यूस मास सिस्टम बोलते हैं इसको, रिड्यूस्ड मास सिस्टम। तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा m/m/m+m, तो एनर्जी हो जाएगा -13.6 Z²/n², बस μ/me से मल्टीप्लाई कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छे से इसको देख लेना, बस μ/me से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक। स्पेक्ट्रल सीरीज में देखो क्या होता है, कभी भी N2 से N1 ऊपर से नीचे जब भी कोई चीज़ आती है, या मतलब तो इमिट करती है एनर्जी, नीचे से ऊपर कोई चीज़ जाती है तो ऑब्जॉर्व करती है एनर्जी, ऐसे करके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो माइनस में देखो यहाँ पे अगर N1 = तो देखो जैसे मान ली N = 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ठीक है। तो हमको N1 में एनर्जी कितनी होती है बताइए, एनर्जी कैसे निकालोगे, एनर्जी = -13.6 Z²/n², तो यहाँ से 1 1 हो जाएगा, तो -13.6 हो गया, हाइड्रोजन का है ना, -13.6। एन का वैल्यू 2 रखोगे इस फॉर्मूले में तो -3.4 आएगा, 3 रखोगे तो -1.51 आएगा, 4 में 0.85, 5 में -0.54। तो कम से कम ये चारों का डायरेक्ट याद रखो, ऐसा नहीं क्वेश्चन में पूछ रहा है तुम लगा रहे हो कि फर्स्ट ऑर्बिट में सॉल्व करने पे -13.6 Z²/n², थर्ड ऑर्बिट में पूछ रहा है तो -13.6 Z²/3 है तो 9, ऐसे नहीं करना है, कम से कम इन चारों को याद रखो, इन चारों को, ठीक है ना। अभी देखना बहुत ही काम आएंगे। तो कह रहा है कि अगर n का नंबर बढ़ाओगे, यानी जैसे जैसे n बढ़ेगा, ठीक है, n जैसे जैसे बढ़ेगा तो एनर्जी बिटवीन द 2 सक्सेसिव ऑर्बिट डिक्रीजेज, यानी कि अगर तुम जैसे जैसे नंबर बढ़ाओगे, जैसे जैसे बढ़ाओगे तो एनर्जी बिटवीन द 2 सक्सेसिव ऑर्बिट डिक्रीज, यानी कि E2 - E1, यानी कि N2 से N1 में अगर डिफरेंस देखोगे तो 10.2 आएगा, N3 से N2 में देखोगे तो 1.9 आएगा, N4 से N3 में देखोगे तो फिर कम आएगा, N5 से N4 में देखोगे तो फिर कम आएगा। इसका मतलब n बढ़ाओगे तो एनर्जी घटेगी, ठीक है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन अगर पूछेगा तुमसे, यानी अगर कहीं पे N2 से N1 में आ रहा है तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या हो जाएगा, N2 - N1, इसको मान लो N2 - N1 ब्रैकेट में N2 - N1 + 1/2। लेकिन अगर वही कोई चीज़ N2 से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो N -1/2, मैक्सिमम केसेस में यही लगता है, और ये एमिशन स्पेक्ट्रा के लिए होता है, यानी ऊपर से नीचे आ रहा है। अगर कहीं पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पूछेगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में कितना वेवलेंथ होगा तो N - 1, मान लो 5 दिया है तो 5 - 1, 6 ऑर्बिटल में है तो 6 - 1, समझ में आया।
और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमेशा स्टार्ट करता है ग्राउंड से। ग्राउंड मतलब 1 से 2 में गया, 1 से 3 में गया, 1 से 4 में गया, 2 से 3 में जाएगा तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम नहीं है, हमेशा 1 से स्टार्ट करेगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ग्राउंड स्टेट से। ठीक है, ये रिकॉइलिंग है। मोमेंटम इक्वल टू एच अपन लेमडा जानते ही हो, लेमडा का वैल्यू कैसे निकालना है, लेमडा का मैंने फॉर्मूला ऊपर बता ही दिया है, लेमडा निकाल के एच अपन लेमडा कर देना है। एनर्जी जानते ही हो, पी स्क्वायर अपन 2m, उस दिन बताया था, याद कर लेना। किसी भी सीरीज का जो फर्स्ट लाइन होता है उसको अल्फा लाइन बोलते हैं, सेकंड लाइन को बीटा लाइन बोलते हैं, थर्ड लाइन को गामा लाइन बोलते हैं। ठीक है, अगर स्पेक्ट्रम को बढ़ाना हो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को बढ़ा देना और एटॉमिक नंबर को घटा देना। समझे? अगर स्पेक्ट्रम को बढ़ाना हो तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को बढ़ा देना और एटॉमिक नंबर को घटा देना। ठीक, रिडबर कांस्टेंट का वैल्यू बताया था 1.0917 इंटू 10 पावर 7 मीटर इनवर्स। ठीक है, सॉरी यार, थोड़ा सा तबीयत मेरी सही नहीं होती है क्योंकि सुबह का देखो 4:30-5 बजे उठ के मैं शूट कर देता हूँ, और एक गांव है तो 5 बजे लोग उठ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, देखो आगे पीछे तुमको शोर सुनाई दे रहा होगा, तो 5-5:30 जब भी उठता हूँ तो लोग जग गए होते हैं यहाँ पे, बच्चे भी जग गए होते हैं, और इतना सुबह मुझे उठने की आदत नहीं, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है मुझे। तो 1/r का अगर वैल्यू लिखोगे तो 91, देखो 1/λ इसको लिखोगे ना RZ², तो लेमडा निकालने के लिए 1/r करना पड़ेगा, तो 1/r का वैल्यू तुम लिखोगे 91 नैनोमीटर, उसको डायरेक्ट तुम मान सकते हो 90 नैनोमीटर। ठीक है, इसको 90 नैनोमीटर मान सकते हो, 90 नैनोमीटर मान लोगे तो ये हो जाएगा 910 एंगस्ट्रॉम भी इसको मान सकते हो। ठीक है, लाइमन सीरीज देखो, लाइमन सीरीज जो होता है यूवी रेंज में होता है। ठीक है, लाइमन सीरीज जो होता है वो यूवी रेंज होता है। ठीक है, N1 का वैल्यू 1 रखो, N2 का वैल्यू 235 रखो, फॉर्मूला क्या लगाओगे, 1/λ को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव नंबर बोलते हैं, तो हो जाएगा RZ², 1/n N1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, एन इनिशियल का स्क्वायर और एन फाइनल का स्क्वायर। ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी हुई क्योंकि केमिस्ट्री के भी सारे कंसेप्ट इसमें डाल दिया हूँ। ठीक, रेंज हो जाएगा लेमडा मिनिमम लेमडा मैक्सिमम। लेमडा मिनिमम कितना होगा, N1 N2 रख दो, लेमडा मिनिमम होगा, लेमडा मैक्सिमम कितना हो जाएगा। लेमडा मिनिमम का मतलब होता है एनर्जी मैक्सिमम। एनर्जी मैक्सिमम कब होती है, एनर्जी मैक्सिमम तब होती है जब इनफाइनाइट से लेकर ग्राउंड स्टेट में आता है। और लेमडा मैक्सिमम का मतलब होता है एनर्जी मिनिमम। एनर्जी मिनिमम कब होगी, जब जस्ट ऊपर वाले से N2 से N1 में आ जाएगा तब। ठीक है ना, तो फर्स्ट लाइन का वैल्यू, फर्स्ट लाइन अगर कहीं पूछ रहा है, फर्स्ट लाइन का मतलब होता है N1 = 1, N2 = 2। सेकेंड लाइन का मतलब N1 = 1, N2 = 3। ये किसके लिए है, लाइमन के लिए है। सेकेंड लाइन, पहले लाइन को फिक्स रखो, 1 में ही आएगा, तो फर्स्ट लाइन 2 से 1 में आएगा, सेकेंड लाइन 3 से 1 में आएगा। इतना थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, ध्यान रखना। ठीक है, आ गया वो बामर सीरीज। बामर सीरीज देखो, बी से बामर तो बी से विजिबल, यानी बामर सीरीज जो होगा वो विजिबल होगा, सॉरी विजिबल रेंज में होगा। तो यहाँ पे, वहाँ पे लाइमन में क्या था, N1 का वैल्यू 1 था, यहाँ पे N1 का वैल्यू 2 होता है, N2 का वैल्यू 3, 4, 5 कुछ भी ले सकते हो। इसको एच अल्फा लाइन बोलते हैं, रेड लाइन भी बोलते हैं, रेड कलर लाइन। इसका जो फर्स्ट लाइन होगा उसमें N1 को फिक्स रखो, 2 रखो, तो फर्स्ट लाइन का मतलब क्या हुआ, 2 के जस्ट ऊपर क्या है, 3 से 2 में, सेकेंड लाइन का मतलब 4 से 2 में। ठीक, पास्टन क्या होता है, इंफ्रारेड होता है, यहाँ पे N1 का वैल्यू 3 होता है, बाकी 3 से ऊपर कुछ भी रख सकते हो। ब्रैकेट का जो वैल्यू होता है मिड इंफ्रारेड रेंज में आता है, पीफन जो होता है फार इंफ्रारेड में आता है, तो इतना ध्यान रखना कौन सा किस रेंज में आता है। और ब्रैकेट में N1 का वैल्यू 4 और पीफन का N1 का वैल्यू 5। ठीक है, एक्साइटेशन पोटेंशियल किसी भी एटम का पूछेगा, यानी N1 से N2 में अगर कोई जा रहा है तो उसका एक्साइटेशन पोटेंशियल पूछेगा, तो बस एनर्जी डिफरेंस अपॉन ई कर देना। एनर्जी डिफरेंस अपॉन ई अभी तक पूछा नहीं, लेकिन पूछेगा तो केमिस्ट्री में पूछेगा तुमको, तो EN2 माइनस EN1 अपॉन ई, जिसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन चार्ज। एक्सरेज देखो, पिछले साल भी बोला गया था, हट गया है, लास्ट टू द लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल 23 में ही, लेकिन एक्सरे का एक क्वेश्चन पूछ लिया था, तो एक्सरे हटा नहीं है। ठीक है, ये सारी थियरी हैं, थियरी तुम लोग खुद से पढ़ना। थियरी में क्या क्या है देख लो। विलियम रोन्टगन ने खोजा था, रोन्टगन रेज होते हैं, इनविजिबल होता है ये रे, बोथ पार्टिकल और वेव नेचर होता है, एनर्जी किलोवाट के किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऑर्डर में होती है, मूव्स करता है विद स्पीड ऑफ लाइट, इसका रेस्ट मास 0 होता है, अफेक्ट करता है फोटो इलेक्ट्रोग्राफिक पेट को, ये EM वेव भी होता है, लेमडा जो होता है इसका वेवलेंथ 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक होता है, और चार्जलेस होता है ये, और डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इससे बाहर कुछ थ्योरी पूछेगा नहीं। ठीक है, 2 तरह के एक्सरे होते हैं, हार्ड एक्सरे, सॉफ्ट एक्सरे होता है। हार्ड एक्सरे मतलब क्या हो, 0.1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम तक इसका क्या होगा, वेवलेंथ होगा, और सॉफ्ट एक्सरे का 10 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक होगा। ठीक है,
तो हार्ड एक्सरे क्या होगा, हाई पेनिट्रेशन पावर होगा, हाई एनर्जेटिक होगा। रेडियो और सॉफ्ट एक्सरे उतना पेनिट्रेशन पावर नहीं होगा, ठीक। और ये देख लेना नोट में जो लिखा हूँ, याद करने वाली चीज़ें। कूलिज एक्सपेरिमेंट, जो कूलिज मेथड किया गया था, उसमें क्या था, एक 1000 वोल्ट की बैटरी लगाया गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ठीक। इलेक्ट्रॉन भी जीरो काइनेटिक एनर्जी निकलता है और टारगेट मेटल तक पहुंचता है। टारगेट मेटल जो हम लोग लेते हैं वो हाई एटॉमिक नंबर का होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, गुड कंडक्टर पे हीट होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें उसमें प्रॉपर्टी होनी चाहिए टारगेट मेटल की, ठीक है। और जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबमिट होंगे, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबमिट होंगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होंगे, फिलामेंट करंट। यानी जितना भी तुम करंट यहाँ पे दोगे उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्या इंटेंसिटी जितना एक्सरे का बढ़ाओगे उतना ही फिलामेंट करंट निकलेगा, वही लिखा है, ठीक है। तो लेमडा कट ऑफ यहाँ से निकालो, क्या होगा, एस सी बाई एनर्जी क्या होता है भैया, एस सी बाई लेमडा होता है। तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस सी बाई ई हो जाएगा। एस सी बाई काइनेटिक एनर्जी, ई बी सब पहले बता चुका हूँ, ई बी अपॉन एंगस्ट्रॉम। देखो यहाँ पे एक चीज़ देखना, लेमडा कट ऑफ से छोटा एक्सरे कभी नहीं बनता है। और लेमडा कट ऑफ जो है डज नॉट डिपेंड ऑन द फिलामेंट, इट डिपेंड्स ऑन द बी एसिलेटिंग। यानी कि लेमडा जो कट ऑफ है वो कभी भी करंट पे डिपेंड नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड करेगा इंटेंसिटी पे। नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन होगा, इंटेंसिटी जो होगा एक्सरे का, वो फिलामेंट के करंट पे डिपेंड करता है। बट जो लेमडा कट ऑफ है वो हमारा कभी भी फिलामेंट के करंट पे डिपेंड नहीं करता है, वो हमारा एसिलेटिंग पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। यानी ये जो पोटेंशियल लगाओगे इस पे डिपेंड करता है, ठीक। तो लेमडा मिनिमम और उसको लेमडा कट ऑफ भी बोलते हैं। किसका फॉर्मूला क्या होता है, 12400 अपन ई वी एक्सलेटिंग रूट में, ये एंगस्ट्रॉम में। वहाँ पे देखना डी ब्रोगली वेवलेंथ में क्या आता था, लेमडा इक्वल टू आता था 12400 अपन रूट में, ऐसे आता था ना। तो नहीं, गलती हो, सॉरी, देखो वहाँ पे क्या आता था 12000 नहीं 12.27 अपन रूट में भी आता था। तो रूट में भी करोगे तो गलती हो जाएगा, 1/भी है, ठीक है, 1/भी, यानी कि लेमडा जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/भी होता है, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो लेमडा कट ऑफ और फिलामेंट में जब डिपेंड ही नहीं करेगा तो सीधे ग्राफ बन जाएगा हमारा, लेमडा कट ऑफ कांस्टेंट रहेगा। इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन वी एस लेटेंट, वही लिखा है ना यहाँ पे, देखो इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करता है, बस फिलामेंट करंट पे डिपेंड करता है। बट पेनिट्रेशन पावर डिपेंड्स करता है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस पे। यानी एनर्जी जितना ज़्यादा लगाओगे, जितना ज़्यादा तुम पोटेंशियल दोगे, उतना ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर बढ़ेगा। पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होता है गामा का, फिर बीटा का, फिर अल्फा का। आयनाइजेशन पावर अल्फा का, फिर बीटा का, फिर गामा, उल्टा चलता है। पेनिट्रेशन पावर उल्टा चलता है आयनाइजेशन पावर के। तो पेनिट्रेशन पावर याद कर लो, गामा बीटा अल्फा, आयनाइजेशन पावर उसके उल्टा में लिख देना, ठीक। आगे चलते हैं। दो तरह का एक्सरे को मिलता है, एक वेवलेंथ, वेवलेंथ बोल सकते हो, कंटीन्यूअस वेवलेंथ और कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ। कंटीन्यूअस वाले का तुम ग्राफ देख लो, ऐसे बनता है, और कैरेक्टरिस्टिक वाले का बस ऐसे ऊंचा खाला ऐसे करके बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम जब बनाओगे इंटेंसिटी और लेमडा ग्राफ, तो तुमको ऐसे ग्राफ बनाना पड़ेगा ना, ये देखो। इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि पोटेंशियल ऑफ भी, यानी अप्लाइड पोटेंशियल जो होगा वो जितना ऊपर रहेगा उतना ज़्यादा होगा। यानी V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1। इसका मतलब ये होगा कि जो कंटिन्यूस वेवलेंथ का लेमडा होगा ना, वो अप्लाइड पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर पे डिपेंड नहीं करेगा, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, इतना याद रखना। कैरेक्टरिस्टिक वाला जो होगा उसका जो है एटॉमिक नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करेगा, उल्टा चलता है। ये पोटेंशियल पे था, ये पोटेंशियल पे नहीं था, एटॉमिक नंबर पे नहीं था, एटॉमिक नंबर पे है, ठीक। तो इसमें कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक फॉर्मूले में होता है। कैरेक्टरिस्टिक में फॉर्मूला क्या होता है, पहले चीज़ देखो, के सीरीज के लिए क्या लोगे, के सीरीज होता है, एल सीरीज होता है, एम होता है, एन होता है। के सीरीज के लिए N1 का वैल्यू 1 होगा, N2 के लिए 2 3 4, एल सीरीज के लिए N1 का वैल्यू 2, फिर 3 4 5, जैसे उसमें होता ना, लाइमन में N1 का वैल्यू 1, उसका 2 3 4, बामर में 2, फिर 2 3 4, ऐसे करके। मान लो एम सीरीज आया तो N1 का वैल्यू 3 हो जाएगा, ठीक है। के एल एम एम सीरीज आया तो N1 का वैल्यू 4 हो जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। के अल्फा, के बीटा, के गामा, देखो अलग हो गया ना, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया। मैंने स्टार्टिंग बोला था फर्स्ट लाइन को बोलते हैं अल्फा सीरीज, सेकंड लाइन को बीटा। तो फर्स्ट लाइन का मतलब हो गया अल्फा, यानी 2 से 1 में आया। सेकंड लाइन का मतलब हो गया बीटा, बीटा मतलब 3 से 1 में आया, अभी ऊपर समझाया था। गामा का वैल्यू हो गया थर्ड लाइन का मतलब होगा 4 से 1 में आया, अभी ऊपर समझाया था कि कैसे फर्स्ट लाइन का मतलब क्या होता है। लाइमन का फर्स्ट लाइन का मतलब क्या हुआ, N1 को फिक्स रखो, N2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ लाओ। फिर सेकंड लाइन का मतलब हो जाएगा 3 से लाओ N1 में, अभी ऊपर समझाया ना, वही चीज़ है। थोड़ा सा चीज़ों को जोड़ना स्टार्ट करना, क्योंकि बहुत दोनों में बहुत काम आएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी और यहाँ पर भी। दोनों चैप्टर समझ लो साथ में कंप्लीट हो रहा है तुम्हारा। तो एल अल्फा मान लो पूछा, तो हमको पहले ही मालूम था कि एल का सीरीज में N इक्वल टू 2 होता है, N1 इक्वल टू, तो 2 को फिक्स करो। और फिर अल्फा है मतलब फर्स्ट लाइन, तो 3 से 2 में, बीटा मतलब सेकेंड लाइन 4 से 2 में, गामा मतलब थर्ड लाइन 5 से 2 में। देखो यहाँ पे किसी का भी एनर्जी पूछे एक्सरे में,
लेमडा पूछे तो वहाँ से एक फॉर्मूला वहाँ पे था 12,400 अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर एनर्जी के टर्म में पूछ रहा है तो एस सी अपन एनर्जी होता ना, एनर्जी इजकल टू एस सी अपन लेमडा, तो लेमडा इजकल टू एस सी अपन एनर्जी। तो एनर्जी जो तुम लिखना के का पूछेगा तो ई के माइनस ई एल का, के अल्फा के लिए क्या रखोगे एस सी अपन ई, एनर्जी लिखना जैसे के का पूछा तो बस ई के माइनस ए एल कर देना, ठीक है। के बीटा पूछा तो ई एल माइनस ई एम कर देना। बीटा मतलब क्या होता है, के बीटा है ना, बीटा में अल्फा में हो जाएगा सॉरी ई के माइनस ए एल ई एल, बीटा में हो जाएगा ई एल माइनस ई एम, गामा में पूछेगा तो ई एम माइनस ई एन हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना कैसे नीचे इसको यूज़ करते हैं। वैसे सारी चीज़ें क्वेश्चन में दी होती हैं और ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे नीट में आते नहीं हैं, लेकिन फॉर द सेफ हैंड लोग बोल रहे हैं जी ईमेल से भी क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। स्लोप क्या होगा, कहीं पर भी तुमसे स्लोप पूछेगा तो अल्फा बीटा गामा, गामा का स्लोप सबसे ज़्यादा होगा। इसको पेनिट्रेशन पावर से याद कर लेना कि जो पेनिट्रेशन पावर हमारा होता है गामा का सबसे ज़्यादा, फिर बीटा का, फिर अल्फा का। वैसे ही के अल्फा स्लोप जो होता है के अल्फा के बीटा के गामा का सबसे ज़्यादा, ठीक है। अगर के एल एम एन में लगा स्लोप पूछने तो सबसे याद रखना के का सबसे ज़्यादा, एल का, फिर एम का, फिर एन का, वही से लिखा हूँ, ठीक है। मोस्ले ला जो होता है उसने बोला रूट में जो फ्रीक्वेंसी होगा वो इक्वल टू होगा ए जेड माइनस बी। ए हमारा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, वो डिपेंड्स करेगा ओनली ऑन द ट्रांजिशन पे, और जेड हमारा एटॉमिक नंबर होता है, ये बी हमारा स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है। बी का वैल्यू के लिए होता है 1, एल के लिए होता है 7.4, और ये फ्रीक्वेंसी है कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम का। ग्राफ बना दोगे रूट में फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, और जेड का जब ग्राफ बनाओगे तो रूट में फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है ए जेड माइनस बी होता है, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा एम एक्स माइनस थीटा। तो एम एक्स माइनस थीटा ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये वाली ग्राफ हमारी हो जाएगी, ठीक है। मोजले का जो करेक्शन था, मोजले का करेक्शन क्या था, वो सारा जो बोहर का जितना भी मॉडल था वो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के लिए था। मोजले का करेक्शन क्या था, वो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के लिए था। तो जितना भी फॉर्मूला था 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर था, वहाँ पे जेड माइनस बी कर देंगे, वो मोजले का करेक्शन था। आज तक कहीं पूछा नहीं है, अगर कहीं पूछेगा तो ये अप्लाई कर देंगे, जेड माइनस बी कर देंगे, आंसर सेम आएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे, मान लो कोई भी सीट हमारा आई नॉट से इंटेंसिटी गई बाहर निकली आई से, उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू है और थिकनेस है एक्स, तो आई इक्वल टू होता है आई नॉट ई टू द पावर माइनस म्यू एक्स, म्यू इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 2.303 अपन एक्स लॉग आई नॉट बाई आई, यानी कि इनिशियल अपन फाइनल। ये लॉग वाला कंसेप्ट तुमको केमिकल कैनेटिक्स में भी सिखाया जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हर जगह पाया जाएगा, ठीक है। तो मैं सिखा दूंगा, अभी हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछा ना जाए तुमसे, जे मीन्स वगैरह में पूछा जाता है, ठीक। ब्रेक्स ला, ब्रेक्स ला कहता है कि किसी भी जब ऐसे मान लो रे आती है यहाँ से आ जाती है तो एंगल बनाती है थीटा, और दोनों के बीच में होता है फाई। तो थीटा होता है ब्रेक्स और ग्लेंसिंग एंगल, और फाई होता है डिफ्रैक्टिंग एंगल। इससे कोई मतलब नहीं हमको, हमको मतलब है 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा से। तो यहाँ पे जो फाई होगा वो 50 डिग्री होगा सॉरी, और पोटेंशियल जो होगा 54, यानी पोटेंशियल 54 वोल्ट लेते हैं और फाई को 50 डिग्री लेते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए साइन थीटा वैल्यू 1 हो जाएगा, मैक्सिमम वेवलेंथ के साइन थीटा 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है ना मैक्सिमम के लिए। तो वहाँ पे लेमडा मैक्सिमम जो होगा 2d हो जाएगा, लेमडा मैक्सिमम क्या हो जाएगा 2d हो जाएगा। और अगर लेमडा ग्रेटर देन 2d हुआ तो डिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, डिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो लास्ट, एनर्जी ऑफ एक्सरे डिपेंड करता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टारगेट मटेरियल पे। अगर कैरेक्टरिस्टिक टारगेट मटेरियल को बदलोगे तो एनर्जी ऑफ एक्सरे अलग अलग हो जाएगा। पोटेंशियल बढ़ाओ घटाओ एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक। ग्राउंड स्टेट का मतलब n=1 होता है, फर्स्ट स्टेट का मतलब n=2, सेकेंड का मतलब 3। लेमडा मिनिमम अगर x है तो भी एक्सेलरेटिंग जो आएगा वो भी से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, पहले ही बताया था डुअल नेचर में, फिर बता दिया, ठीक है। m/l इक्वल टू E/2m, m हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है, l एंगुलर मोमेंटम है, इसका जो रेशियो आता है E/2m आता है, हर जगह काम आएगा, EMI में काम आएगा, मैग्नेटिक फील्ड में काम आएगा, याद कर लेना, ठीक है। लास्ट कंसेप्ट हमारा कोलिजन। अगर कोलिजन होता है दो एटम्स के बीच में, तो मान लो हाइड्रोजन एटम फिक्स है, दो चीज़ होता है ना, जैसे दो आ रहा है, एक फिक्स को कर दो, इसको मूव करा दो, या दोनों को मूव करा दो। तो अगर एक दोनों फिक्स है, अगर दोनों एटम फिक्स है और एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका मतलब होगा इनइलास्टिक कोलिजन होगा। अगर उसमें से एक मूव कर रहा है, अगर एनर्जी एक मूव कर रहा है और एनर्जी लेस देन 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इलास्टिक कोलिजन होगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इनइलास्टिक कोलिजन होगा। ये हमारा थियरी होता है, इसको देख लेना एक बार। और फ्री इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ होता है, फ्री एटम का जो वेवलेंथ होता है वो फिक्स एटम से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। और ये एक चैप्टर नहीं था, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर भी आपका हो गया कंप्लीट। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको थियरी पढ़ना होगा, ठीक है, प्लस
10 मिनट की 2-4 फार्मूले और बचे हैं, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी फार्मूले वगैरह, वो भी मैंने डुअल नेचर में करा दिया था, फिर से करा दूंगा एक बार, ठीक है। बाकी सब कुछ हो गया। एटॉमिक स्ट्रक्चर भी लगभग 70% एटॉमिक स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो गया, इसलिए थोड़ी सी वीडियो ये लेंदी हो जाएगी। बाकी हाईलाइटेड थियरी के लिए टेलीग्राम पे आ जाओ। और मोल कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, और शाम को रात में हम लोग इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और शेयर करो एज मच एज यू कैन। ये हमारा चैनल है मेडिकोहोलिक। अभी ये नीट अवतार सीरीज हमारी लॉन्च हो चुकी है, इसमें 3 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। इसमें 3 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक। और लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं इसके जो थियोरेटिकल पार्ट है वो तुम्हें भेज दूंगा, थियरी वाला मैं PDF बना के भेज दूंगा, उसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। थैंक यू।